हेलो डियर लर्नर्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को फॉर्मेट किया जाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन में से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सी चीज़ें आती हैं और लेटर कैसे बनते हैं, लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं, फ्रेज कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं। इन सारी बेसिक चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और वर्ब के बाद का जो पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ सकता है? तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। और नाउन प्रोनाउन को डिटरमिन या डिटरमाइन करने के लिए आता है डिटरमिनर, उससे पहले आ सकता है। ठीक है। और प्रेडिकेट वाले पार्ट की शुरुआत होगी तो वर्ब से होगी, या वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी की चीजें जो कंप्लीमेंट का कार्य करेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें हम ये समझते हैं कि नाउन प्रोनाउन का जन्म कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये चीजें आती हैं, कैसे बनेंगी, कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट तो नहीं जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है अल्फाबेट से। हम देखते हैं कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं वो टोटल 26 होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं वावेल जिसमें 5 लेटर्स, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट जिसमें 21 लेटर्स होते हैं। वावेल ए ई आई ओ यू होते हैं और कॉन्सोनेंट इनको छोड़कर बाकी के 21 होते हैं। ठीक है। जब हम इन सभी को हम बोलते हैं अल्फाबेट और इन्हीं को बोलते हैं लेटर। तो इंग्लिश की सबसे जो छोटी कड़ी या इकाई होती है उसी को हम बोलते हैं वावेल, कॉन्सोनेंट जो को अल्फाबेट का कार्य करती है। बात समझ में आ गई? तो इनमें से कुछ वावेल, एक या एक से ज्यादा वावेल, और कुछ कॉन्सोनेंट, एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट को जब आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ड। जैसे हमने ई ए 2 वावेल ले लिया और टी एक कॉन्सोनेंट ले लिया। इन सबका जब एक समूह बना तो ये बन गया ईट। और ईट का खुद का एक मीनिंग होता है जिसका होता है खाना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ईट एक वर्ड है। ठीक है। इसी तरह के हम अपने अलग अलग तरह के वर्ड दे सकते हैं, जैसे बुक है, लुक है, लॉक है। ये सब हमारे क्या हुए वर्ड। क्यों? क्योंकि बुक किताब होता है, लुक देखना होता है, लॉक मतलब ताला होता है। यानी कि ये सब एक सही क्रम में लिखे हुए हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स तो वर्ड होते हैं लेकिन क्या मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हम क्या बुक को हम उल्टा लिख दिए तो क्या एक वर्ड होता है, लॉक को ऐसे लिख दिए, लॉक को ऐसे लिख दिए तो क्या ये वर्ड है? नहीं, ये सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम ये जो सही क्रम में नहीं लिखे गए होते हैं इनको हम बोलते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड। परीक्षा में पूछा जाता है मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा तो 4 ऑप्शन में 3 सही होंगे, चौथा गलत, वही हमारा राइट ऑप्शन होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लेटर हैं जो मोर देन 1 लेटर न होते हुए भी एक वर्ड का कार्य करते हैं, जिसमें ए आई ओ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी खुद की कुछ मीनिंग होती है, इसलिए ए आई ओ तीनों के तीनों एक सिंगल लेटर होते भी एक वर्ड है, यानी कि सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, तो जब हमारा ये वर्ड बन गया है तो किसको कैसे रखना है ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अल्फाबेट जो होते हैं उसको 2 तरह से लिखा जाता है, एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। ठीक है। और जब हम वर्ड बना लेते हैं तो किसको पहला अक्षर कैपिटल रखेंगे, किसका बाद में रखेंगे, ये भी डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा किसका, तो हम देखते हैं। तो पहला होता है हमारा नाउन। नाउन भी कहाँ से कैसे बनता है? तो लेटरों के समूह से बनता है। जो वर्ड हो जाएगा, वर्ड यदि नाउन है तो नाउन में किसका पहला अक्षर रखेंगे कैपिटल, हम इसको देखते हैं। तो नाउन में जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला अक्षर हम सदैव कैपिटल रखते हैं, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, मिडिल में आए या लास्ट में आए। ठीक है। हम ऊपर एक देखते हैं सेंटेंस है राम बीट श्याम, जहाँ पे राम एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम देखो पहला अक्षर कैपिटल रखे हैं, और श्याम भी एक किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है। ये सेंटेंस के अंत में आने के बावजूद भी इसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, मतलब प्रॉपर नाउन कहीं भी आए पहला अक्षर कैपिटल ही रहेगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो नाउन है और प्रोनाउन में हम सिर्फ आई है, और आई भी सेंटेंस में अकेले जब भी आए, स्टार्टिंग में, मिडल में या फिर लास्ट में आए, तो इसको हमेशा हम कैपिटल रखेंगे। जैसे देख रहे हैं आई एन ए बॉय में आई कैपिटल लिखा गया है क्योंकि स्टार्टिंग में आया और अकेले आए, बीच में आए, कैपिटल ही रखना है चाहे कहीं भी है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आई स्टार्टिंग में नहीं आया लेकिन पहला अक्षर इसका पहला अक्षर हम कैपिटल रखते हैं यू का, उसके बाद आई हमारा मिडिल में आने के बावजूद भी कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि आई क्या होता है कि सेंटेंस में कहीं भी आए उसको हम कैपिटल ही रखते हैं। ठीक है। तो हमने अब तक सीख लिया कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं,
वॉवेल कंसोनेंट क्या होते हैं, इन दोनों को जोड़ को वर्ड कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो एक वर्ड का कार्य करते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होते हैं, किसको कैपिटल लिखना है, किसको स्मॉल लेटर लिखना है, प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन में आई को छोड़कर बाकी जितने भी आगे एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कुछ भी है, इन सब का बाकी के सभी का पहला अक्षर हम क्या रखने वाले हैं, तो स्मॉल रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो एक से ज्यादा वर्ड जब मिल जाते हैं तो कहलाता है फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड फ्रेज। यानी कि एक से अधिक वर्ड जब भी आपस में मिल जाएंगे तो उनको हम फ्रेज बोलेंगे। एक से अधिक वर्ड, जैसे में एक प्रीपोजिशन एक वर्ड है, नाउन भी क्या है, एक वर्ड, जब आपस में मिल जाते हैं तो प्रीपोजिशन से बना है तो इसीलिए बोल देंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये कैसे कार्य करता है तो देखिए, जैसे हमने लिखा है आई गो टू हाउस, तो यहाँ पर देख रहे हैं आई हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारी मेन वर्ब है, और यहाँ पर टू देख रहे हैं तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, और हाउस क्या है तो नाउन है, अर्थात ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन बनना है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। देखते हैं किसका कार्य करते हैं। आई गो टू हाउस, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ तो घर जाता हूँ, अर्थात ये मेन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले को बोलते हैं हम एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब, अर्थात प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का कार्य कर सकता है। और देखते हैं तो आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी एक मेन वर्ब है, और बुक हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर लिखा है प्रीपोजिशन ऑफ, और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश जो कि एक प्रॉपर नाउन है, तो नाउन का कार्य करेंगे। अब इन दोनों को हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तीन को बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखते हैं कार्य किसका कर रहे हैं, तो आई हैव ए बुक ऑफ इंग्लिश, मेरे पास एक किताब है, किसकी है तो इंग्लिश की है, अर्थात इस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरा फ्रेज। और ये बुक हमारा क्या है, एक नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एक एडजेक्टिव होता है, अर्थात हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरह का कार्य कर सकते हैं, एक एडवर्ब फ्रेज का और दूसरा कर सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक है, यदि वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक से अधिक वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं किसी वर्ब के साथ कोई दूसरा वर्ड, जैसे हम प्रीपोजिशन ले लें या फिर किसी और वर्ड को ले लेते हैं, तो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना है इसलिए बोलेंगे इसको फ्रेज। और ये एक वर्ब है तो इसको लगा देंगे वर्ब, ऐसे पहले कुछ आ गया तो इसका एडजेक्टिव बना देंगे तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। जैसे में हमारा एक वर्ब होती है टेक, इससे पहले लगा देते हैं ऑफ, तो टेक ऑफ, टेक मतलब लेना होता है, लेकिन ऑफ जब दोनों मिल जाते हैं तो एक नया मीनिंग देते हैं जिसका मीनिंग होता है रिमूव। क्या होता है, रिमूव। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड होता है, एक हमारी वर्ब होती है जिसका नाम है ब्रेक, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं ऑफ, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब होता है किसी भी रिश्ते का एंड करना है, एंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड ऑफ रिलेशनशिप मतलब कि अलग हो जाना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन ये दोनों वर्ड मिले तो इसकी मीनिंग ही पूरी बदल दे। तो जब भी फ्रेज बनेगा तो दो वर्ड तो होंगे, लेकिन उन दोनों वर्डों के मिल जाने के बाद उसकी मीनिंग बदल जानी चाहिए, तभी उसको हम क्या करेंगे, फ्रेज। ठीक है, तो हमने अब तक देख लिया है कि अल्फ़ाबेट कैसे बने, उससे वर्ड कैसे बनाए, वर्ड को हम फ्रेज कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने जान लिया है। ठीक है, हम अब तक ये सीख चुके हैं कि कैसे अल्फ़ाबेट को एक ग्रुप बनाकर हम वर्ड बनाते हैं, और वर्ड का इस्तेमाल करके कैसे हम फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, और हमें ये सीखना है कि इन सभी का प्रयोग कैसे करेंगे कि हमारा सेंटेंस तैयार हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट पहचानेंगे, कैसे वर्ब पहचानेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, और वर्ब क्या क्या हो सकता है, और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के स्थान पे देखिए क्या क्या आ सकता है, तो देखिए नाउन और नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन, दोनों एक ही जैसा कार्य करते हैं, और नाउन का कार्य होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, तो उसी प्रकार प्रोनाउन का भी कार्य हो जाएगा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा वो हु का रिप्लाई होगा। ठीक है, और सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो या तो व्हाट का रिप्लाई होगा या फिर हुम का।
जैसे में देखते हैं तो राम बीट्स श्याम है, राम बीट्स श्याम में हम देख रहे हैं तो राम बीट्स श्याम है तो राम पीटता है श्याम को। अच्छा, तो हम पूछेंगे हु बीट्स, कौन पीटता है, तो राम, यानी कि हु का रिप्लाई राम है, इसलिए सब्जेक्ट है। अच्छा, हुम राम बीट, राम किसको पीटता है, तो हुम का रिप्लाई आएगा किनको पीटता है, तो श्याम को। तो जो हुम का रिप्लाई है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो हमारी वर्ब है इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो तो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में हमारी एक ही वर्ब थी। ठीक है, अब वर्ब को थोड़ा अच्छी तरीके से देखते हैं तो वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब पे हम लोग आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं और इस शॉर्ट में केवल इसके ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उससे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर हुम का रिप्लाई मिल गया तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसका रिप्लाई नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम देखते हैं तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह की होती है। एक होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट मिले उसको बोलेंगे मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई का मतलब होता है दो, ऐसी वर्ब जिसके दो दो ऑब्जेक्ट मिले उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं राम बीट श्याम, तो यहाँ पर बीट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सिर्फ एक ही है, और एक ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को हम बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे, तो मोनो। ठीक है, अब देखो ऐसी कोई वर्ब जो जिसके ऑब्जेक्ट दो दो मिल जाए तो उसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम देखते हैं कि राम सेंट अ लेटर टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंट एक वर्ब है, तो देखते हैं सेंट क्या है। तो देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको क्या बोलेंगे, तो ये देखते हैं वर्ब में व्हाट का जो रिप्लाई देगी उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई देगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का जो भी रिप्लाई होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है कोई ना कोई, और हुम का जो भी हमारा रिप्लाई होगा वो होगा कोई ना कोई लिविंग थिंग। ठीक है, पहली दोनों में कंट्रास्ट तो यही है। हम देखते हैं तो राम सेंड अ लेटर टू मी, सेंड एक वर्ब है जो कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए व्हाट राम सेंड, राम ने क्या भेजा, तो अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। होम राम सेंड किसको भेजा, तो टू मी मुझको भेजा, यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मिल जा रहे हैं तो इसको हम वर्ब को बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई का मतलब होता है दो दो वर्ब, दो दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझिए ट्रांजिटिव वर्ब तो हमने देख लिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका ऑब्जेक्ट तो नहीं होता। अब देखिए ऐसी जो वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है जैसे में गो, कम, तो इनके साथ क्या होता है ये बात हम देखते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ऑब्जेक्ट देखिए तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक वर्ब का होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जो नहीं होती है उसका ऑब्जेक्ट हम बताते हैं प्रीपोजिशन की सहायता से। समझ में आ रहा है, तो देखिए आई ईट एन एप्पल, व्हाट आई ईट, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि एन एप्पल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब का व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसके पास लगा देंगे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। जैसे में आई गो टू हाउस, व्हाट आई गो टू हाउस, तो व्हाट का रिप्लाई तो मिल नहीं रहा है, ये तो वेयर का रिप्लाई है, एक जगह का नाम है। ठीक है, टू हाउस। ठीक है, तो गो हमारी थी वर्ब इंट्रांजिटिव, जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम बना देते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, नाउन और हाउस क्या है, नाउन। प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर फ्रेज बनाते हैं, और ये जो फ्रेज है इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो ध्यान से देखिए हम लोगों को ध्यान से देखिए आई गो टू हाउस है। ठीक है, और ये आई गो होम है, इन दोनों में क्या अंतर है, इस हाउस से पहले टू लगा रहे हैं लेकिन इस होम से पहले हम टू नहीं लगा रहे। इसका मतलब क्या हो, देखिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, और गो के बाद हमें गो का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है, जो कि टू प्लस और नाउन की सहायता से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो आई गो होम लिखा हुआ है, होम खुद ही एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और पहले से जब ये एडवर्ब है इसलिए हम इसको टू लगाकर नहीं बना सकते, इसलिए आई गो होम सही रहेगा। यदि इसको हम लिखना चाहें आई गो टू होम तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि खुद ही एडवर्ब है। तो एडवर्ब जब पहले से है तो टू लगाकर तो बनाएंगे नहीं, इसलिए क्या होगा
गलत, ये क्या है, सही। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमने नाउन पहचानना, प्रोनाउन पहचानना, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना कर लिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हमें सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स के अलावा हर पंक्चुएट करने की आवश्यकता होती है, अर्थात पंक्चुएशन। तो हम पंक्चुएशन को देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान से देखिए। तो हम लिख रहे हैं पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। सेंटेंस की शुरुआत तो करेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल रख के, अंत भी तो करना है, तो किसके साथ करेंगे, पंक्चुएशन से। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। ये किस कैसे सेंटेंस में आता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है, तो पढ़ने वाले। और इसको बोलते हैं इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क, या फिर बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो साइन है इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। और इसको बोलते हैं कामा। क्या बोलते हैं, कामा, ठीक है। हर एक सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो कहीं अंत करना पड़ रहा है ना, तो हर जगह हमें इन पंक्चुएशन को लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और उसके लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पंक्चुएशन। इसी तरह हमारा तैयार होगा सेंटेंस। हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है।